आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। ऑलराइट, सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही मेरी? कितने सवाल हो गए थे? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 112 115 हो गए थे, आई थिंक 115 कर लिए थे। ओके, 115 ये हो गया था। 16 जम्प्स वाले क्वेश्चन हैं, इनको एक साथ करेंगे, तो इसको अभी होल्ड करेंगे। 92 और 116 एक साथ होगा। ओके, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। अभी हम 117वां सवाल करेंगे। कह रहा है एक लीनियर रेस है 500 मीटर की, इसमें ए बी को 50 मीटर से हराएगा, और एक 600 मीटर की रेस है, उसमें बी सी को 60 मीटर से हराएगा। कितने मीटर से ए सी को बीट करेगा 400 मीटर की एक रेस में? ठीक है, ये भी टीयर 1 2022 का आया हुआ सवाल है, प्रश्न है। जरा एक बात सभी लोग मुझे बताएं कि 500 मीटर की रेस लगाने जा रहा हूं मैं, तो ये हो गई मेरी रेस 500 मीटर की, और ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। 500 मीटर की रेस में अगर कोई 50 मीटर से हार रहा है, तो ये 500 का 10% है कि नहीं है? इसका मतलब हो गया कि बी ए से किसी भी गिवन सिनेरियो में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में 10% कम चलता है। बी सी को 60 मीटर से बीट करता है 600 मीटर की रेस में, ये भी वैल्यू 10% के बराबर है। तो क्या यहां भी मैं लिखूं कि ये 10% कम है? अब अगर मैं ए और सी की तुलना करूंगा, तो ए और सी की तुलना करूंगा तो ये 19% मिलेगा मुझे, क्योंकि 10 और 10 का जो नेट होता है वो आपका, अगर दोनों डिक्रीज होता है तो वो नेट आपका ऐसे निकल के आता है। अगर दोनों डिक्रीज हैं तो जो नेट परसेंटेज डिक्रीज होता है वो यहां से 19% कैलकुलेट हो जाता है। अब आप कहोगे कि मेरे पास 400 मीटर की एक रेस है, मतलब ए हमारा मान लेते हैं 400 मीटर चलता है, ए जीतेगा ऑब्वियसली। तो ए जब 400 मीटर चल चुका होगा तो सी कितना पीछे होगा, वही मेरा आंसर है। 19% पीछे होगा 400 का, तो ये वैल्यू 19 इंटू 4 बनेगी, और ये 76 मीटर होगी। कैसे? क्योंकि 1% 4 होगा, और 19% 19 इंटू 4 होगा, जो कि आपका 76 मीटर बनेगा। और 76 मीटर आपका क्या होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। 76 मीटर क्या होगा बेटा? सी आपका उत्तर सही होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस, सिंपल सा सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा चुका हूं कि परसेंटेज के टर्म में अगर चलोगे तो आप इस चीज को जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ये कह रहा है 1000 मीटर की एक रेस लगा रहा हूं मैं, जिसमें अर्जुन है, बालाजी है, चरण है, ये रन कर रहे हैं। अर्जुन क्या करता है? बालाजी को 100 मीटर से बीट करेगा, बालाजी बीट करेगा चरण को 100 मीटर से। अगले 1000 मीटर की जो रेस होगी, स्पीड्स जैसा पहले था वैसा ही है। अब बालाजी चरण को एक हेड स्टार्ट देता है, हेड स्टार्ट और स्टार्ट एक ही चीज है, 100 मीटर की। अर्जुन बालाजी को एक हेड स्टार्ट देता है 100 मीटर का। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है बाय विच विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। तो विनर उस आदमी से जो उसके जस्ट पीछे, उससे कितना आगे, ये हमें कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सिनारियो में। देखते हैं कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट। सिंपल सवाल है, सवाल मुश्किल नहीं है, बस सही से करने की आवश्यकता है। जरा क्या होता हो कि 1000 मीटर की रेस में अर्जुन बालाजी चरण में अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से बीट कर रहा है, बालाजी चरण को 100 मीटर से बीट कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिखूं, अर्जुन यहां लिखूं, बालाजी यहां लिखूं, चरण यहां लिखूं, और 1000 मीटर की अगर रेस है और 100 मीटर से बीट कर रहा है, तो ये दोनों ऐसा ऐसा लिख सकता हूं मैं, 10% 10%। आपको यस, इसमें कहीं कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो सवाल है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बालाजी अब चरण को 100 मीटर का स्टार्ट देने वाला है, अर्जुन बालाजी को एक स्टार्ट देने वाला है 100 मीटर का। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं कि 1 किलोमीटर की रेस में अब क्या होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, और इसको बहुत गौर से अब समझना है मुझे, कि अर्जुन ने बालाजी को स्टार्ट दिया है 100 मीटर का। ओके, अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो यहां मान लेते हैं अर्जुन है, तो बालाजी कहां खड़ा होगा? आप कहोगे बालाजी इसके 100 मीटर आगे खड़ा होगा। बालाजी जो है चरण को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो बालाजी अगर चरण को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो चरण क्या है? इसके 100 मीटर आगे खड़ा होगा। और रेस अभी भी 1 किलोमीटर की ही है, यानी पूरी दूरी 1 किलोमीटर की। तो ये अगर 100 हुआ, क्या ये वैल्यू हमारी 800 के बराबर होगी? yes. अब आपको ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। पहले देखना है विनर कौन होगा। थोड़ा सवाल बहुत अच्छे से समझ के इत्मीनान से में करना है। तो अब देखो, यहाँ एबीसी का अगर मैं अनुपात लिखना चाहूं, तो ये अगर 100 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे ये वैल्यू होगी 90, और ये वैल्यू होगी 81। क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में जो तीनों दूरियां चलेंगे उसका रेशियो ये होने वाला है?
यस, है ना। ये अगर ए है और ये अगर बी है और ये अगर सी है तो ऐसा ऐसा होगा, चली गई दूरियों का अनुपात आपका ये होने वाला है। अब जरा एक बात हम समझते हैं कि इसमें जीतने वाला कौन सा व्यक्ति है। देखो ध्यान से, अगर सी 800 मीटर चल जाए तो जीत गया कि नहीं जीत गया? यस। जरा देखते हैं, अगर सी 800 चलाना है मुझे तो ये बाकी लोग कहां कहां होंगे। अब देखो, इसको 800 बनाने के लिए मुझे क्या 10 से गुणा करना है? नहीं। अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 810 चलेगा और ये 900 चलेगा और ये 1000 चलेगा। तो मजेदार बात यह है कि अगर 10 मीटर आगे तक जाना होता, मेरे पास सी के लिए अगर 810 मीटर होते, तो तीनों जो है, अगर हम तीनों का केस समझते तो उस समय ये जब पहुंचता यहां तो ये 900 मीटर चला होता। लेकिन यहां हमारे पास 810 मीटर नहीं है। लेकिन ये समझ में आ गया कि जीतने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि बी को यहां पहुंचने के लिए 900 मीटर लगते, सी को यहां पहुंचने के लिए 1000, ए को यहां पहुंचने के लिए 1000 मीटर लगेंगे। अगर मैं इस वैल्यू को 810 बनाऊंगा, अगर मैं सी को यहां पहुंचा दूं तो हमारा ए और बी यहां पहुंचेगा। यानी जब सी यहां पहुंचेगा तो ए और बी डेफिनेटली पीछे होगा। यस और नो? यस। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे इस प्रकार से इस वैल्यू को दर्शाना है कि हमारी ये वैल्यू 800 के बराबर हो गई। इसको मुझे 800 बनाना है। अगर मैं ये 800 बना रहा हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने इसको कितना गुना यहां पर लिखा? एनीबॉडी? कि मैंने इसको 800 बनाया तो 800 बनाने में मैंने क्या किया है? तो आप कहोगे बहुत सिंपल सा काम किया है आपने इसको 800 बटे 81 गुना किया है। मेक सेंस? यस। 800, इस वैल्यू को मैंने 800 बटे 81 गुना किया, क्योंकि ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा चली गई दूरियों का। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 इंटू 800 बटे 81। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1000, 100 इंटू 800 बटे 81। यस और नो? यस। सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी, ऑल राइट। यस। अच्छा, एक बात जरा मुझे और बताओ कि क्या इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये इससे 10% होना है और ये इससे 10% कम होना है? आपको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जब मेरे पास ऐसे तीन वैल्यू लिखी जाती हैं जिसमें से ये वैल्यू इससे 10% कम है, ये वैल्यू इससे 10% कम है, तो रिवर्स में हम इसको बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इससे प्लस 1/9 ज्यादा होगी और ये वैल्यू इससे 1/9 ज्यादा होगी। यस और नो? ऐसा भी बोल सकते हैं। परसेंटेज में इसको ए बी रूल कहते हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के केस में, कि इस वैल्यू से ये वैल्यू 1/9 ज्यादा है। आप सीधा देख लो, 81 से 90 कितना ज्यादा है? 1/9 ज्यादा है। 90 से 100 कितना ज्यादा है? 1/9 ज्यादा है। यही करना है मुझे। तो मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेशन सोच सकता हूं कि ये वैल्यू मेरी 800 है, मुझे इसको 1/9 बढ़ा के यहां लिखना है। मतलब इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी आपको आसान सी लगेगी। इसको मैं 1/9 बढ़ा के यहां लिखूंगा। कितना लिखूंगा बताओ? 1/9 इसको आप बढ़ाओ तो आप कहोगे ये वैल्यू मुझे मिलेगी 810 का 1/9, 9 8 72, फिर वैल्यू कितनी है? 80। 80 के आसपास वैल्यू है, और अगर 80 के आसपास वैल्यू है तो मैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 9 9 81 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आंसर्स में ठीक ठाक गैप है, 20 30 40 100, तो मैं इसको 889 लिख सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। यस और नो? यस। अब इस वैल्यू को आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे ये वैल्यू भी 1/9 ज्यादा होगी इससे, 89 ज्यादा हुई है, 9 8 72, 9 9 81, 89 ज्यादा हुई तो 800 से 89 ज्यादा 889 हुआ। फिर मुझे 1/9 फिर से बढ़ाना है तो आप कहोगे 9 9 81 हुआ। ठीक है, और 81 के बाद 7 बचा, 79 हुआ। मैं इसको भी लगभग 9 9 81 बोल देता हूँ, ऑल एग्जैक्ट नहीं हुआ बट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी? ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 988 अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू निकल के आएगी। ओके, अब जरा एक बात देखो कि जब ये मेरा सी यहां पहुंच गया है, कहां पर? यहां पर 800 चल के, दोनों की पोजीशन समझते हैं। ये जो मेरा बी है ये 100 मीटर आगे था, यानी इसको 900 ही चलना था, पर चला कितना? 889। तो ये 11 मीटर पीछे है कि नहीं है? यस, ये 11 मीटर पीछे। और देखो, ये जो 988 वाला बंदा है ये 12 मीटर पीछे है, क्योंकि इसको यहां से अंत तक 1000 मीटर चलना था। तो ये 12 मीटर टोटल पीछे, यानी 1 मीटर और। तो यहां हमारा बी होगा, यहां हमारा ए होगा, और ये वैल्यू हमारी सी है। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो सही उत्तर है कि विनर जो है सेकंड वाले बंदे से कितना आगे है, वो सिर्फ और सिर्फ 11 मीटर आगे है। और ये क्वेश्चन के ऑप्शंस एग्जैक्टली एग्जाम में यही आए थे जो कि गलत थे। ये सीजीएल टियर 1 2022 के एग्जैक्टली यही ऑप्शन आए थे जो कि गलत थे। सही उत्तर हमारा है सिर्फ और सिर्फ 11 मीटर, सिर्फ और सिर्फ 11 मीटर।
889 ऐसे आया, मैंने यही समझाया आपको कि ये जो रेशियो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें इधर से इधर जाने पे 10% की अगर कमी होती है, तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखो, इससे ये 1/9 बढ़ा के मिल जाता है और इससे ये 1/9 बढ़ा के मिल जाता है। तो मैंने अगर कहा कि मुझे सी को 800 चलाना है, क्योंकि सी यहाँ से शुरू कर रहा है 800 से, तो 800 को अगर 1/9 से बढ़ाओगे तो लगभग 89 बढ़ेगा, ये 889 हो जाएगा। यानी हमारा जो ये बी वाला बंदा है, ये 889 चलेगा इस पोजीशन से। ए वाला जो बंदा है ये 99 ऑलमोस्ट बढ़ेगा, तो ये 988 के आसपास वैल्यू है लगभग, तो ये 988 चलेगा। अब इसको 1 किलोमीटर चलना था यहां पहुंचने में, तो मैंने वही बोला कि अगर 988 चला ये वाला बंदा, तो ये 12 मीटर पीछे है, ए यहां रह जाएगा। ए बी 889 चला, तो ये आपका 11 मीटर पीछे रह गया, और सी हमारा यहां पहुंच गया 800 पे। तो जो बंदा जीता है और जो हारा है वो उससे बस 11 मीटर पीछे। तो आंसर इसका करेक्ट 11 मीटर है, जो कि कहीं दिया नहीं है 11 मीटर, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 119 को गौर से देखते हैं। ए एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर की कवर करता है 4 मिनट 54 सेकंड में। बी कवर करता है सेम डिस्टेंस 5 मिनट में। 1000 मीटर की एक रेस हो रही है, इसमें क्या डिस्टेंस बी को ए के आगे खड़ा होना चाहिए कि दोनों लास्ट पॉइंट पर एक साथ पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा सवाल है। 1 किलोमीटर में दोनों ने क्या क्या समय लिया है ये मुझे दिया हुआ है। डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड रेशियो क्या होता है, टाइम रेशियो का उल्टा होता है। तो मैं यहां पर स्पीड रेशियो लिख सकता हूं, यस और नो। ओके, अब जरा एक बात मुझे बता दो कि स्पीड रेशियो क्या निकल के आएगा यहां पर ए और बी का, कौन तेज है, ए या बी। आप कहोगे ए तेज है, कम टाइम ले रहा है। ये बनेगा आपका 5 मिनट, यानी 5 छक्का 300 सेकंड, और ये 4 मिनट 54 सेकंड, तो ये बनेगा आपका 294। 6 से अगर काटूं तो ये 50 बनेगा, 24 6 9 54, 50 रेशियो 49 आपकी वैल्यू हो गई। ये स्पीड रेशियो है। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों को मैं एक रेस में दौड़ाऊंगा, और अगर उस रेस में मैं इन दोनों को दौड़ाता हूं, ए तेज है तो ए पहले पहुंच जाएगा। जब ए यहां पहुंचेगा तो बी कहां होगा, ये पता करो पहले। तो आप कहोगे जो स्पीड रेशियो है वही डिस्टेंस रेशियो होगा। तो जब ए हमारा रेस कंप्लीट करेगा, यानी ए हमारा 1000 मीटर चल लेगा, जो कि 50 का 20 गुना है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 980 होगी। या हम कह लें इसका अंतर जो 1 यूनिट है वो 20 के बराबर होगा। बी हमारा 20 मीटर पीछे होगा कि नहीं होगा, यस। सवाल पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे हम बी को आगे खड़ा करें कि वो एक साथ पहुंच जाए। तो देखो भैया, जब ये यहां से दोनों चले तो बी 20 मीटर पीछे रह जाता है। तो आप कहोगे एक काम कर लो, बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दो। अगर बी को हम 20 मीटर आगे खड़ा करके शुरू करा दें, तो वो 20 मीटर पीछे ना रह के यहीं पहुंच जाएगा एक साथ। ओके, समझ में आएगा नहीं? तो आंसर वही हो गया कि भाई जितना ये पीछे रह जाता है एक साथ दौड़ के, उतना आगे खड़ा कर दो बी को। अगर मैं उतना आगे खड़ा कर दूंगा तो ये अंत में एक साथ एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 20 मीटर्स भी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए। एक ही समय पर पहुंचने के लिए ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की रेस में। बी सी को स्टार्ट दे सकता है 10 मीटर का 100 मीटर की रेस में। ये देखो, एक ही समय पर पहुंचने के लिए डेड हीट वाला मामला है। तो हाउ मच स्टार्ट ए गिव्स सी इन ए 300 मीटर रेस इफ बोथ रीच एट द सेम टाइम। सवाल समझिएगा, ए अगर 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की रेस में, इसका मतलब क्या है कि जितने टाइम में हमारा ए 100 मीटर चलता है, उतने टाइम में बी 80 मीटर चलता है, तभी तो 20 मीटर आगे चल के एक साथ पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की स्पीड्स में या चली गई दूरियों में 20% का अंतर है। बी सी को हमारा कितना स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर का 100 मीटर की रेस में। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट देने का मतलब है कि जितनी देर में बी 100 चलेगा, उतनी देर में सी 90 चलेगा। यानी 10% का अंतर है इनकी स्पीड्स में। ये ए और सी हमने बना दिया। अब एक बात बस मुझे बता दो कि हम रेस अगर 300 मीटर की ले रहे हैं, और ये 20 और 10 का नेट कितना आता है, 28% आता है। तो 300 मीटर की रेस में अगर एक 300 मीटर की रेस कराई जाए, तो सी जो है ए से कितना कम चलेगा, आप कहोगे 84 मीटर कम चलेगा। क्यों? क्योंकि 28% 300 का 84 यानी 84 होता है। यानी रेस अगर ऐसे करा दो और ए सी एक साथ भागना शुरू करें, जब ए यहां पहुंचेगा तो सी 84 मीटर पीछे होगा कि नहीं होगा। yes. अब अगर मैं यही 84 मीटर का स्टार्ट दे दूं तो क्या होगा, ए और सी एक साथ पहुंच जाएंगे, यस और नो। मैं इसको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं, तुमको बहुत मजा आएगा। देखो, यहां से यहां तक की रेस है, ए यहां से यहां गया और सी हमारा यहां से यहां गया। सोचो ये रेस में इसी पोजीशन से अब बोलूं कि जैसे ये ए यहां पहुंचा और सी यहां पहुंचा, मैं कहूं अब उल्टा दौड़ो, उसी स्पीड से उल्टा दौड़ो। या ऐसे समझो कि आप इसको रिवाइंड करके देख रहे हो उल्टा। अब उल्टा अगर रिवाइंड करके देखोगे तो क्या होगा,
ए ऐसे आएगा यहाँ से यहाँ, और सी यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, दोनों एक टाइम पे यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी अगर सी ए से 84 मीटर आगे शुरू कर दे तो ये दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक दैट। किसी भी तरीके समझ लो आप, 84 मीटर आपका आंसर होगा कि 84 मीटर आगे खड़ा करो, सी को दौड़ा दो, तो जो 84 मीटर का गैप है वो होगा ही नहीं, वो एक टाइम पे पहुंच जाएंगे अंत के स्थान पे। तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, 121वां प्रश्न देखते हैं। एक 20 किलोमीटर की रेस है, एबीसी रन कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इनको मिलता है रेस्पेक्टिवली। ए बी को 2 किलोमीटर से बीट करता है, बी सी को 2 किलोमीटर से बीट करता है। आपको बताना है ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। 20 किलोमीटर की रेस है और यहां 2 किलोमीटर का मामला है, इसको हम बोलेंगे 10%। 20 किलोमीटर की रेस है, 2 किलोमीटर का मामला यहां भी है, ये भी है आपका 10%। 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर का 10% होता है। तो आपको बताना है कि इस रेस में ए सी को कितने से बीट करेगा। आपको पता है 10 और 10 का नेट 19% होता है अगर दोनों माइनस होते हैं। तो अगर मैंने कहा 20 किलोमीटर की रेस है, 20 किलोमीटर 20,000 मीटर हुआ, तो मुझे 19% निकालना होगा 20,000 मीटर का। तो 20,000 का 19% कितना होगा आपका 3800 मीटर। 3800 मीटर कहाँ है आपका आंसर ए। तो 3800 मीटर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है भाई, 20 किलोमीटर का 19% निकालना है मुझे। ओके, मेक सेंस। 122वां प्रश्न देखते हैं। एक रेस है, इसमें 3 खरगोश हैं। पहला खरगोश दूसरे को 14 मीटर से हराएगा और तीसरे को 30 से हराएगा। उसी रेस में जो सेकंड खरगोश है वो तीसरे को 20 से हराएगा। रेस की लंबाई नहीं दी गई है, नॉट गिवन। आपको बताना है कि जो लेंथ है इस रेस कोर्स का, रेस कितनी लंबाई की है ये हमें पता करना है। सवाल देखिए गौर से। एक ऐसी रेस है, ये कह रहा है कि ये बंदा लेट से जो जीता है, मैं उसको ए बोल रहा हूं, पहला वाला खरगोश ए, दूसरे को 14 मीटर से हरा रहा है। तो दूसरा जो बी होगा वो 14 मीटर पीछे होगा। तीसरे को 30 मीटर से हरा रहा है, तो जो तीसरा सी है वो टोटल 30 मीटर पीछे होगा। तो यहां मैं लिखूंगा 16 मीटर, ताकि 14 और 16 हो जाए। इसी रेस में आपसे आगे क्या बोल रहा है, सेम रेस में सेकंड जो है थर्ड को 20 मीटर से हराता है। सेकंड थर्ड से हराने का क्या मतलब है कि अगर सेकंड वाला यानी बी जब यहां पहुंच जाए, जब बी मेरा यहां पहुंच जाएगा, तो सी हमारा इससे 20 मीटर पीछे होगा। ये मतलब हुआ बी सी को हरा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब गौर से देखना हुआ क्या है, इन दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे। बी जितनी देर में ये 14 मीटर चला है, सी पहले 30 मीटर पीछे था ए से या इस पॉइंट से, अब सी 20 मीटर पीछे है, तो सी उतनी देर में कितना चला 10 मीटर। जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा है 14 मीटर चला है, उतनी देर में सी 10 मीटर चला है। कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, टाइम। समय जब कांस्टेंट होता है, समान होता है, तो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो में होती है कि नहीं होती। या फिर हम बोल दें सीधे कि डिस्टेंस रेशियो ही लिख लेते हैं कि बी और सी का डिस्टेंस रेशियो समान समय में, वही हमारा स्पीड रेशियो भी कहलाता है। क्या होगा, तो आपको जितनी देर में बी 14 चला है उतनी देर में सी 10 चला है। पहले 30 पीछे था, अब 20 पीछे। इसको हम 7:6 बोल सकते हैं, सॉरी 7:5 बोल सकते हैं। रेस कोर्स की लंबाई कैसे निकलेगी, इसका बहुत छोटा सा तरीका है। बी और सी की दूरियों में का अनुपात 7:5 है। अब विजुलाइज करो यहां पर कि जब रेस शुरू हुई तो बी और सी दोनों ने दौड़ना शुरू किया। जब बी यहां पहुंच गया तो बी ने पूरी लंबाई चल ली, यानी बी ने 7 यूनिट चल ली। उस समय सी 5 यूनिट ही चला है। इनके बीच में जो 2 यूनिट का अंतर है वो यहां पर दिया हुआ है कि 20 मीटर के बराबर। सी बी से 20 मीटर कम चला है, तो 2 यूनिट अगर 20 मीटर के बराबर होगी तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 10 मीटर के बराबर हो गई। रेस की लंबाई कितनी है, जितनी बी चला है, क्योंकि बी शुरू से लेकर अंत तक पहुंच गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 70 मीटर्स। क्या आंसर होगा। समझ में आया सभी को, नहीं किसी को नहीं आया तो आप बता दो कि हाँ क्लियर नहीं हुआ मुझे, बट आई होप कि सबको समझ में आया होगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। सिंपल सा जो रेशियो है वही हमने इस्तेमाल किया है। लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत है, मैंने कहा कि हमने एक समान समय में जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचता है उतनी देर में सी कितना चला है 10। तो मैंने लिखा है कि बी और सी के द्वारा समान समय में चली गई दूरियों का अनुपात, जो कि स्पीड रेशियो भी कहलाता है, वो 7:5 है। यानी किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में बी और सी जो दूरियां चलते हैं उसका अनुपात 7:5 ही होगा। तो जब बी यहां पहुंचा है तो बी कितना चला है, आप कहोगे पूरी रेस की लंबाई चल चुका है बी। उस समय सी 5 यूनिट चला है, तो इनके बीच में 2 यूनिट का फर्क है कि नहीं है।
और क्वेश्चन में दिया है कि भाई जब बी यहां अंत में पहुंचेगा तो सी 20 मीटर पीछे है उससे, यानी यही 2 यूनिट 20 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 मीटर के बराबर है। अब आप बताओ रेस की लंबाई कितनी है, जितना यहां से बी चल चुका है, क्योंकि बी अंत तक पहुंच गया है। तो जब ये 1 यूनिट 10 के बराबर है, उस समय बी कितना चला है, 7 यूनिट, यानी 70 मीटर, यही हमारे रेस की लंबाई है। ठीक है, ओके। तो अगला सवाल जरा ट्राई करिए, ये सवाल रेस का प्रश्न नहीं है, इसको आप ट्राई करिए, आपको समय मिलता है मान लिया लगभग 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, करिए। मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर जाऊंगा, वापस आऊंगा, आप करिए इसको। ओके, सॉल्व किया आपने? ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, चलो। धनिष्ठ और सुरेश की जो स्पीड्स हैं वो 45 और 65 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। दे वांट टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे बाय सेम रूट, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। सुरेश स्टार्टेड आफ्टर 22 मिनट ऑफ धनिष्ठ एंड रीचेस पुणे 8 मिनट अर्ली बिफोर धनिष्ठ। तो सुरेश क्या हो रहा है, 22 मिनट पहले शुरू करता है और 8 मिनट पहले, 22 मिनट लेट शुरू करता है और 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम टेकन बाय सुरेश जो है और टाइम टेकन बाय धनिष्ठ जो है, ये पता है कितना अंतर है इसका, बता सकते हो मुझे? 22 मिनट लेट शुरू किया, 8 मिनट पहले पहुंच गया, क्या 30 मिनट्स है? यस। कि सुरेश धनिष्ठ से कम टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है? कम टाइम ले रहा है, तो ये माइनस ऐसे नहीं होगा, बट रादर उल्टा लिखना चाहिए था मुझे, कि यहां धनिष्ठ जो है ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि सुरेश लेट स्टार्ट करता है, जल्दी पहुंचता है, तो धनिष्ठ ने ज्यादा टाइम लिया सुरेश से, वो भी 30 मिनट का फर्क है। ठीक है, 8 मिनट पहले पहुंचा, 22 मिनट लेट शुरू किया, तो 30 मिनट कम समय ले रहा है, बस यही चीज इसमें लगानी है आपको। तो बेसिकली क्या करना है आप सवाल में, आप कहोगे एक पर्सन है उसकी स्पीड 45 है, एक पर्सन है उसकी स्पीड 65 है, तो जो स्पीड्स का रेशियो है वो 5 9 45 और 13 5 65 है, 9 रेशियो 13 है, ये स्पीड्स का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या होगा, 13 रेशियो 9 होगा। और आप कह रहे हो कि ये जो समय में अंतर है 4 यूनिट का, वही 30 मिनट के बराबर है, यस और नो? तो अगर ये 4 यूनिट मेरा 30 मिनट के बराबर है, तो क्या आप बोल सकते हो कि भाई ये 13 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे 13/2 आवर्स, क्योंकि 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधे घंटे हुए। तो नहीं नहीं सॉरी, 13/2 नहीं आएगा, गलत बोल रहा हूं मैं, सही करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। 4 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट मेरा 1/8 घंटे के बराबर होगा। ये ज्यादा सेंसिबल है बोलना, क्योंकि 30 मिनट आधे घंटे के बराबर है, ये बात ठीक है, तो 1 यूनिट निकालना पड़ेगा ना मुझे, और 1 यूनिट अगर 1/8 आया तो 13 यूनिट 13/8 होगा। ओके, क्लियर? अब जैसे ही 13/8 आया, अब आगे का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये 45 यूनिट है, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 45 किलोमीटर पर आवर में मैं 13/8 से गुणा करूंगा। ठीक है, यहां से मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, जो भी आनी होगी। सॉल्व करिए इसको। ठीक है, कैसे करोगे? तो
13 को 45 से गुणा करके बाद में डिवाइड कर लेंगे यार, ये भी ठीक है। तो 13 चौके 52, 13 पचे 65, 585 हो गया। 585 बटे 8 कर लो, ये वैल्यू होगी 8 7 56, 2 58 25, 8 3 24, 1/8 बचा, और 1/8 .125 के बराबर होता है, ठीक है, 73.125। ओके, सो कमेंट में क्या बातें चल रही हैं भाई? अच्छा, हरिओम जी ने लिखा है कि मैंने एक और सीसैट के लिए लिया है, इस साल सीसैट थोड़ा मुश्किल आया था। योर कॉन्सेप्ट आर लेवलिंग अप माय ब्रेन, थैंक यू सर, लव यू सर, धन्यवाद हरिओम जी। तो नीचे कोई कह रहा है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है। सो देखिए ऐसा है, सीसैट का पेपर काफी अच्छा आया था इस बार, मैंने भी सुना, और इट्स नॉट बैड आइडिया टू गो फॉर ए स्पेसिफिक कोर्स। नो डाउट कि एसएससी बहुत वाइड है कंपेयर टू सीसैट, बट दिमाग खोलने के लिए गणित पढ़ना है आपको बस, तो ठीक है, पढ़ो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिमाग खुल जाएगा आपका इस क्लास में। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यूजुअली मैं अपने क्रेडेंशियल्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। सीसैट के पेपर में आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन यूपीएससी, ओके। सो बिकॉज मैं पढ़ाता नहीं हूँ यूपीएससी सीसैट के लिए, तो आई डोंट टॉक अबाउट इट, है ना। तो आई हैव बीन वन ऑफ द टॉप स्कोरर, मे भी हो सकता है मैं टॉप स्कोरर भी रहा हूँ, बट मैं वन ऑफ द इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू नेवर नो कि शायद कुछ लोग, एक दो लोग और ऊपर रहे हों, बट जितने नंबर मेरे थे सीसैट के पेपर में, डेफिनेटली आई वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर, ठीक है। तो पेपर अभी काफी अच्छा आने लगा है, मतलब इट्स क्वाइट इम्प्रूव्ड, और अब लोगों को स्पेशल, ऑल्दो वो क्वालिफाइंग पेपर है, बट क्वालिफाइंग पेपर में बहुत सारे बच्चे, बिकॉज नेचर ऑफ पेपर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे सवाल पूछे इस बार, तो प्रिपरेशन बच्चों को सीरियसली करनी पड़ रही है, बिकॉज पूरी तैयारी खराब हो रही है अगर सीसैट नहीं निकल रहा है तो, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज मेल्स आए थे कि आप यूट्यूब पे कुछ करा दो, बट टाइम मिल नहीं पाता यार, बट ठीक है। इंपॉर्टेंट पता है सीसैट के पेपर में क्या, दिमाग खोलना पहले तो, कि सोचने की क्षमता बने, वहां जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं वो सोचने वाले सवाल है, कि यू हैव टू थिंक, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, तो दिमाग खोलने के लिए ठीक है ये क्लासेस, है ना। सो भले ही डायरेक्ट कोर्स नहीं है सीसैट का, बट मैथ्स तो कहीं भी हेल्प करेगी आपकी, है ना। तो 73.125 आपकी वैल्यू हो गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 3 रनर्स एबीसी हैं, वो एक रेस दौड़ रहे हैं। रनर ए फिनिश करता है 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। एक और रेस है, सेम रेस है, रनर बी फिनिश करेगा 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी, और हर एक रनर जो है वो ट्रेवल करेगा पूरी दूरी कांस्टेंट स्पीड से। आपको बताना है कि रेस की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस। समझिएगा इसको, ए बी एंड सी। तो ए कह रहा है बी के, सेम सवाल है जो आपने पिछला किया है, 12 मीटर अहेड है और 18 मीटर अहेड है रनर सी से, तो सी मेरा यहां पर है, 18 है तो ये 6 मीटर और ले लेता हूं, ऐसी कहानी है। उसी रेस में जब बी खत्म करता है, बी खत्म करने का मतलब बी को एंड में पहुंचा देते हैं, तो जब बी मेरा एंड में पहुंचता है तो उस समय सी क्या होता है, वो इससे 8 मीटर पीछे है, सी यहां है। अब गौर से देखना, बी ने जितनी देर में 12 मीटर चला है, यहां से यहां बी अंत तक आया, सी उतनी देर में कितना चला, सी पहले 18 मीटर पीछे है, देखो ध्यान से, अब सी 8 मीटर पीछे है, तो सी 10 मीटर चल गया। तो बी जितने में 12 चला, सी उतने में 10 चला, उतने में, यानी अगर मैं बी और सी का डिस्टेंस का रेशियो लिखूं, जो कि स्पीड रेशियो भी कहलाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 12:10, यानी 6:5। अब आप बोलोगे जब बी यहां पर पहुंच गया एंड में, तो सी 8 मीटर पीछे है, सी बी से 1 यूनिट कम चलता है, यही 1 यूनिट 8 मीटर के बराबर हो गया। बी ने जितनी दूरी चली है 6 यूनिट, वो दूरी क्या है, रेस की लंबाई है, तो वो वैल्यू 6:48 मीटर के बराबर हो गई। 6:48 मीटर आपका बी 48 मीटर हो गया, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। तो ये रेस की लंबाई, 2 सवाल सेम टाइप के, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए और आप गड़बड़ ना करें कुछ भी। 125वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है, बी सी को 15 सेकंड से हराता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है। आपको बताना है टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर, ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लगेगा, ओके। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है और बी सी को 15 सेकंड से हराता है। क्या मतलब है इसका, ए बी से 30 सेकंड कम लेता है और बी सी से 15 सेकंड कम लेता है। तो बताओ ए सी से कितना टाइम कम ले रहा है, ए इस बात पे गौर करना, क्या वो 45 सेकंड है, ए बी से 30 सेकंड कम ले रहा है और बी सी से 15 सेकंड कम ले रहा है,
तो अगर मैं ए और सी की तुलना करूं, तो ए सी को कितने टाइम से हरा रहा है? 45 सेकंड से हरा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि तो बहुत सिंपल है ना, ए जब रेस खत्म कर रहा है तो वो बी से 30 सेकंड कम ले रहा है, बी जब रेस खत्म कर रहा है तो वो सी से 15 सेकंड कम ले रहा है, तो नेचुरली ए सी से 45 सेकंड कम ले रहा है, तो ए सी को 45 सेकंड से हराता है। वाई का सवाल आप खुद से करिए और सोचिए, इस बात को विजुलाइज करिए कि 3 रेसर हैं, ए बी से 30 सेकंड कम लेता है, क्योंकि बीटिंग बाई सेकंड का मतलब है उन लोगों ने बराबर दूरी चली है। तो जब ए पहुंचा पूरा चल के, तो उसने बी से 30 सेकंड कम लिए, और सी ने जो पूरी दूरी है वो बी से 15 सेकंड कम लेके कवर करी। तो क्या ए ने सी से 45 सेकंड कम लिए कि नहीं? इस बात को समझो, खुद से सोचो। अगर आपको यह पता है कि बीटिंग बाई टाइम का मतलब क्या होता है, कि पूरी रेस तीनों जब दौड़ रहे हैं तो कितना कितना टाइम लगाते हैं, उसके अंतर को ही हम बोलते हैं बीटिंग बाई टाइम। ए ने अगर बी को 30 सेकंड से हराया है, मतलब ए ने उस 1 किलोमीटर की दूरी को चलने में बी ने जो समय लिया है उस दूरी को चलने में, उससे 30 सेकंड कम लिया। बी ने इस दूरी को चलने में जितना समय लिया वो सी से 15 सेकंड कम लिया। तो क्या ए ने सी से 45 सेकंड कम लिया 1 किलोमीटर चलने में? यस या नो? यस सर, ये बेसिक जजमेंट है। एंड देन आपका जो केस है वो ये है कि ए ने सी को 180 मीटर से हराया, तो ए ने सी को डिस्टेंस में 180 मीटर से हराया, और ए ने सी को टाइम में 45 सेकंड से हराया। तो यहां से मैं सी की स्पीड निकाल सकता हूं, जो हारता है उसकी स्पीड इन दोनों डेटा से निकल जाती है, और वैल्यू आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड। तो टाइम सी कितना लगाएगा इस पूरी 1000 मीटर को चलने में? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड से आपको हो गए 250 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा ए कितना टाइम लेगा, ए सी से 45 सेकंड कम लेता है, तो 250 में 45 घटाना है मुझे, ये वैल्यू आ जाएगी 205 सेकंड्स। पूरा जोर समझने पे दो, बिकॉज अगर आप समझने पे जोर दोगे तो आप गलत नहीं हो सकते हो, ठीक है? होल अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? क्लियर है? ऑलराइट, it means each question has distinct method to solve. Bipin ji, never ever remember a method for a particular question. आप करो हर सवाल का इसका मतलब डिफरेंट मेथड है। आपको पता है, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जब भी आप बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनोगे ना, they अक्सर टॉक अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारा जार्गन की जरूरत नहीं होती जिंदगी में। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उन पे रिलाई करना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। ओके, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन में वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या है? टाइम कांस्टेंसी, डिस्टेंस कांस्टेंसी। क्या कांस्टेंट है? क्या आपको ये पता है कि भाई बीटिंग बाई टाइम क्या होता है, बीटिंग बाई डिस्टेंस क्या होती है? उन्हीं चीजों को हम हर जगह लगा के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो अगर आपकी वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, यानी आपके फंडामेंटल क्लियर है, तो यू डू नॉट वरी अबाउट मेथड। मेथड उन लोगों को याद रखना है जिन लोगों की क्लैरिटी नहीं है, तो उनको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप का सवाल का ये मेथड है, यानी वो मैथ्स को याद कर रहे हैं। हम मैथ को याद नहीं कर रहे हैं, हम मैथ्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, और ये मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, तो ए ने सी को कितने से हराया? और पैटर्न क्वेश्चन में है, ए ने सी को कितनी डिस्टेंस से हराया ये दिया हुआ है। यहां से मैं ए ने सी को कितने टाइम से हराया वो देख सकता हूं, तो मैं सी की स्पीड निकाल सकता हूं, और अगर मैं सी की स्पीड निकाल सकता हूं तो मैं सी के द्वारा लिया गया समय निकाल सकता हूं, फिर मैं ए के द्वारा लिया गया समय निकाल सकता हूं। दैट इज हाउ द होल प्रॉब्लम इज। तो क्लैरिटी ऑन दैट फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको चाहिए, वो मैंने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया आपको। स्टार्ट क्या होता है ना, काइंड ऑफ उन्हीं का इस्तेमाल करना है। घबराओ नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, बस मेथड नहीं याद करने हैं हमें, वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से कोशिश करनी है कि हम चीजों को रिलेट कर पाए। बस जैसे ये सवाल देखिए, क्या ये सवाल अभी हमने किया हुआ है? वही सवाल रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 126, 12 18 8, 12 18 8, यस। तो ये 126 सवाल जो है ये रिपीटेड हो गया 124 से।
सेम एज 124। तो इसको करने का दोबारा कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा। कह रहा है 1 माइल की रेस है। अब यहां आगे दिया कि 1 माइल का मतलब 1600 मीटर होता है, तो 1 माइल 1600 मीटर, इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अक्षय को हम 128 मीटर का स्टार्ट दे सकते हैं। इस शब्द का सिंपल सा मतलब हुआ कि अक्षय अगर 128 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करे तो भी वैभव हारेगा नहीं, रेस डेड हीट में एंड होगा। अगर ये दिया कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ, इसका मतलब इससे ज्यादा स्टार्ट दोगे तो वो जीत जाएगा, इतने का स्टार्ट दोगे तो आप साथ में रेस एंड करोगे। ऐसे ही भैरव जो है चिन्मय को 4 मीटर का स्टार्ट दे सकता है एक 100 मीटर डैश में। देखो डैश का मतलब होता है फास्टर रेस को डैश बोलते हैं इंग्लिश में। डैश भी रेस होती है, वो तेज रेस जो होती है उसको बोलते हैं फास्टर मैथ्स। ठीक है, डैश। तो डैश ये मतलब ना कि गलत लिखा हुआ, रेस की जगह डैश लिख दिया, नो, डैश इज ओके। रेस का ही सिनोनिम है, फास्टर रेस को डैश बोलते हैं। बताना है हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल्स एंड व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। विनर लूजर को कितने की फाइनल लीड दे सकता है। ओके, व्हाट विल बी फाइनल लीड गिवन बाय विनर टू द लूजर, वही मतलब कितने का स्टार्ट विनर लूजर को दे सकता है मैक्सिमम, वही मुझे निकालना है। या ऐसे निकाल लो कितने से हारा है, क्योंकि जितने से हारेगा उतने का स्टार्ट दे सकते हो आप। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट हु इज द विनर। बिकॉज हमें सवाल में देखो ये तो डेटा चाहिए कि 100 है कि 50 है कि 50 है कि 100 है, बट सिर्फ 100 और 50 लगा के उत्तर नहीं आएगा। हमें ये भी देखना है विनर कौन है, कौन लूजर को स्टार्ट दे सकता है। तो इस सवाल को जब आप गौर से देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं अक्षय और भैरव की बात करूं, देखो 1600 मीटर की रेस है, तो ये अक्षय है, ये भैरव है। अक्षय को स्टार्ट मिल सकता है 128 मीटर का। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी देर में भैरव 1600 चलेगा, अक्षय 128 कम चलेगा। राइट, क्या बात समझ में आ रही? 1600 माइनस 128 अक्षय चलेगा। अक्षय कैन बी गिवन स्टार्ट शब्द दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को मैं बोलूंगा 1472। मैं एक और चीज सोच सकता था कि 128 आखिर कितना परसेंटेज है इसका, बताओ। 16 8 128, 8% कम है। तो अगर परसेंटेज के टर्म में आप सोचते तो आप बोलते कि ये 8% कम है, तो अगर मैं इस वैल्यू को 25 मानता, 25 का 8% क्या होता है, 2/25, तो ये 23 होता। यस और नो? तो अक्षय और भैरव के द्वारा चली गई जो दूरियों का अनुपात है वो 23:25 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अक्षय रेशियो भैरव 23:25। यस और नो? बिकॉज ऑफ दैट 8%, 16 8 128। 100 मीटर में 4 मीटर यानी 4% का मामला है। भैरव चिन्मय को इतना स्टार्ट दे सकता है। तो चिन्मय और भैरव का जो रेशियो होगा, चिन्मय को स्टार्ट मिलेगा या भैरव को मिलेगा, भैरव कैन गिव चिन्मय स्टार्ट ऑफ। तो चिन्मय को स्टार्ट मिल रहा है, तो चिन्मय 4% कम करे चले तो चलता है, 4% लेस। तो आप सीधे चाहो तो लिख लो 100 और 96, या फिर 4% से भी आप 25 और 24 लिख सकते हो, या इसी को काट लो। तो ये जब 25 है तो ये वैल्यू क्या है, 24 है। अब देखो ध्यान से, ए बी सी का अनुपात में इकट्ठा निकाल लूं। ए जब 23 है, बी कितना है, 25 है, बी यहां भी 25 है, उस समय सी हमारा कितना है, 24 है। ये हो गया रेशियो ऑफ। अब मुझे बताओ इसको देख के कौन जीत रहा है? भैरव इज द विनर। यस, क्या भैरव विनर है इस केस में अगर मैं तीनों की रेस करा दूं? बट तीनों की रेस मुझे करानी ही नहीं है, मुझे रेस करानी है अक्षय और चिन्मय की। अक्षय और चिन्मय की रेस में कौन विनर है, अक्षय या चिन्मय? आपको चिन्मय जीतेगा, चिन्मय की स्पीड ज्यादा है। तो आंसर में एक चीज तो क्लियर हो गया कि अक्षय नहीं सही होगा, चिन्मय सही होगा, चिन्मय जीत रहा है। अब चिन्मय लूजर को कितना स्टार्ट दे सकता है, ये मुझे पता करना है। तो रेस कौन सी है ये देखना है, 1.5 माइल्स की रेस है। 1.5 माइल्स की रेस का मतलब पता है आपको क्या है, 1.5 इंटू 1600। 1 माइल 1600 के बराबर है। 1600 इंटू 1 1600 होता है, और 1600 का जो आधा होता है वो 800 होता है। तो ये वैल्यू 2400 हो गई मेरी। 24 यूनिट अगर 2400 के बराबर है तो 23 यूनिट नेचुरली 2300 के बराबर होगी, यानी अक्षय 100 मीटर से हारेगा। ओके, अक्षय अगर 100 मीटर से हारता है तो चिन्मय अक्षय को 100 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। अगर चिन्मय 100 मीटर का स्टार्ट अक्षय को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, हारेगा नहीं। 1.5 नहीं समझे बेटा, लिखा हुआ 1.5 माइल्स पढ़ो जरा ऊपर। रेस जो मुझे करवानी है वो 1.5 माइल्स की करवानी है।
1.5 माइल्स का मतलब हो गया 1.5 माइल्स, और 1 माइल तुम्हारा क्वेश्चन में दिया है 1600 मीटर के बराबर, देयरफॉर टोटल वैल्यू 2400 मीटर के बराबर होगी। रेस जो है वो 2400 मीटर की रेस है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, पच्चीस और 23 कैसे आया? 25 23 कैसे आया? ये मैंने लिखा ना कि जब बी 1600 मीटर चलेगा तो अगर वो ए को 128 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब बी 1600 चलेगा तो ए 1472 ही चल सकता है उतनी देर में। तो इन दोनों को काट लो आप, तो यहां से भी वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैंने बोला कि 128 1600 का 8% है, तो आप सीधे 8% का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको 100 और 92 लिख के काट लो, या फिर आप बोलो कि 8% 2/25 के बराबर होता है, ये 25 होगा तो 2 कम होकर 23 हो जाएगा। ऑप्शन में नेम की नीड है या नहीं है? नेम की नीड क्यों नहीं है बेटा? क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल है देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन द रेस। पहला आंसर ये है, कौन रेस जीतेगा। तो वो बगैर पता किए कैसे आंसर लगा दोगे? 100 मीटर तुमने निकाल भी लिया तो कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? वी नीड टू नो द नेम ना, नाम तो पता होना चाहिए, जीता कौन उसी को तो लगाएंगे। चलिए, 128 साल कह रहा है कि ए और बी एक 100 मीटर के रेस में हिस्सा लेंगे। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकंड, तब भी उसको 8 सेकंड से हराता है। आपको बताना है बी की स्पीड कितनी है। 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड मुझे दी है, तो मुझे ए का टाइम पता है। कितना है ए का टाइम? 100 मीटर की रेस 5 की स्पीड चलता है और ए ने बी को स्टार्ट दिया, यानी ए को कोई स्टार्ट नहीं मिला है, ए को 20 सेकंड लगते हैं। क्या बात सही लिखी मैंने? गलत है ये, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम मीटर में है, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी 72 सेकंड्स। अच्छा, हम 25 चौका 100, 18 चौके 72 सेकंड। बी कितना टाइम लेगा बताओगे मुझे? बी को वो 8 सेकंड से हरा रहा है। 8 सेकंड से हराने का मतलब बी हमारा 80 सेकंड ले रहा है। बी 80 सेकंड लेता है एंड पॉइंट तक पहुंचने में, लेकिन बी को जो दूरी चलनी है वो भी 100 नहीं है, क्योंकि 8 मीटर का बी के पास स्टार्ट है, तो बी को चलना भी 92 मीटर ही है। तो बी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? बी 92 मीटर 80 सेकंड में जाता है, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, अब आपका आंसर निकल के आएगा। तो नीचे जो आपकी वैल्यू आई वो आई 400, और ऊपर जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 18 9 162, 1620 और 36 1656। जैसे भी गुणा करना है कर लो, आप चाहो तो पहले काट लेते 2 से फिर गुणा करते, दोनों चलेगा। तो ये हो गया 16.56/4, जो कि हो गया 4 चौके 16, 4 का नम 4 4 चौके 16 kmph, 4.14 kmph। बी उत्तर आपका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? 129 सवाल लेते हैं। सवाल समझ में आ गया ना क्या किया मैंने पहले देखा कि भाई ए को कोई स्टार्ट नहीं मिला, तो ए को 100 मीटर भागना है, ए की स्पीड मुझे पता है, मैंने ए के द्वारा लिया गया समय निकाल लिया। फिर बी को 8 मीटर का स्टार्ट मिला, तो बी को 100 मीटर नहीं जाना है, बी को 92 मीटर जाना है केवल, और बी 8 सेकंड से हारा है, तो बी ए से 8 सेकंड ज्यादा लेता है, तो 72 की जगह 80 लेता है। अब मुझे बी का डिस्टेंस पता है 92 मीटर, टाइम पता है 80 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में 92/80 उसको 18/5 से गुणा किया, क्योंकि मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। आपकी वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। ठीक है, 1000 मीटर की एक रेस में पी क्यू को 100 मीटर से हराएगा, क्यू आर को 50 मीटर से हराएगा एक 500 मीटर की रेस में, पी आर को 30 सेकंड से हराएगा 2000 मीटर की रेस में। हाउ लॉन्ग वुड कार क्यू टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर। सवाल में मुझे निकालना क्या है कि क्यू 3000 मीटर चलने में कितना समय लेगा। क्यू का अगर मुझे समय निकालना है, दूरी दी है, तो मुझे चाहिए क्यू की स्पीड, यानी पूरा फोकस क्या है कि मुझे क्यू की स्पीड चाहिए, राइट? तो आपको पता है निकालना क्या है? स्पीड ऑफ क्यू। क्यू की अगर स्पीड निकल जाए तो सारी बात बन गई। अब क्यू की स्पीड कैसे निकलेगी? जो डेटा दिया उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करो जरा। तो पी क्यू को 100 मीटर से हरा रहा है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास पी हो और क्यू हो, 100 मीटर का मतलब 1000 मीटर की रेस में 10% हुआ। क्यू आर को 50 मीटर से हराएगा 500 मीटर की रेस में, तो ये भी 10% हुआ। पी आर को 30 सेकंड से हराता है। अब देखो पी और आर का एक गौर से एक बात देखना, 2 किलोमीटर की रेस में, एक रेस है 2 किलोमीटर की, उसमें पी आर को 30 सेकंड से हरा रहा है। यानी इस रेस में मुझे अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि पी ने आर को कितनी डिस्टेंस से हराया है, तो मैं किसकी स्पीड निकाल पाऊंगा? आर की, क्योंकि आर यहां हारा है, 30 सेकंड से हारा है। अगर इसी रेस से मुझे ये मालूम चल जाए कि कितनी दूरी से हारा है, तो मैं आर की स्पीड निकालूंगा।
आर की स्पीड निकालने का फायदा ये हो जाएगा कि यहां से आप आर की स्पीड अगर निकाल ले गए तो क्यू की स्पीड निकल गई। आर और क्यू का रिश्ता पता है ना, 10% वाला, यही डिस्टेंस रेशियो है, यही आपका स्पीड रेशियो है। तो बस बात बन गई। तो अब इस रेस को 2 किलोमीटर की बना दो, 2000 मीटर की रेस बनाओ। इनके बीच में अंतर कितना है, 19% का होगा, 10-10 का। तो ये 19% की वैल्यू आएगी, 19 दूना 38 यानी 380 मीटर, यानी ये 380 मीटर से हारा है। तो आर की जो स्पीड निकल के आएगी बेटा कितना निकल के आएगी, आपको 380 मीटर इन 30 सेकेंड्स, यानी ये आ गई 38/3। अब एक चीज देखना आप, क्यू और आर का रिश्ता आपको पता है कि समान समय में आर क्यू से 10% कम दूरी चलता है, यानी इनके बीच का स्पीड रेशियो या डिस्टेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये 10:9 होगा इन दोनों का आपस में। ये 9 यूनिट की वैल्यू मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 38/3 के बराबर है। मुझे 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मुझे वो क्यू की स्पीड देगा, आंसर वो भी नहीं है, मुझे तो टाइम निकालना है। पहले क्यू की स्पीड तो निकाली जाए, तो क्यू की स्पीड अगर निकल जाएगी तो बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यस। तो आप कहोगे ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 380/27। ये 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी क्यू की स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ क्यू निकल गई 380/27। अब टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाई क्यू, तो आप कहोगे 3000 किलोमीटर, सॉरी 3000 मीटर, 3 किलोमीटर। और ये मीटर पर सेकंड है, आपका ध्यान रखना। और तो यहाँ 3000 मीटर लिखो आप, बटे ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू डाल देते हैं, 380/27। 0 से 0 कट जाएगा, 27 या 8100 बना और 38 बना, जिसको हम अगर आधा करें तो ये 19 बन जाएगा। और 8100 का जो आधा होगा वो बनेगा 46 या 4550 बनेगा। तो 4550 नहीं, 4050। ठीक, तो ये आंसर हो गया मेरा, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, मतलब छोटा सवाल है बट बहुत सारे लोगों को ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, जो कर रहा हूं उसको समझ लो। पहले मैंने सबसे पहले आर के द्वारा आर कितने सेकंड से हारता है दिया हुआ था, तो आर कितने दूरी से हारता है निकाला, आर का स्पीड निकला, क्यू का स्पीड निकला, तो 3 किलोमीटर में क्यू का टाइम निकल गया। बस यही है, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग समझ में आ रहा है, डेटा पढ़ के बात समझ में आ रही है कि मुझे पी ने आर को 30 सेकंड से हराया है, ये पता है, पी क्यू आर का मुझे आपस में रिश्ता पता है। तो मुझे ये निकालना है कि पी आर को कितनी डिस्टेंस से हराता है, इससे आर की स्पीड आ गई। आर और क्यू का रिलेशन पता है तो क्यू की स्पीड आ गई, और अगर क्यू की स्पीड आ गई तो 3 किलोमीटर चलने में क्यू का टाइम भी आ गया। क्लियर? ये एल्गोरिथम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सवाल नया हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगाओगे, आपका हो जाएगा, क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या निकालना है, हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जितनी भी नॉन सिचुएशन संभव है उसमें चीज को प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में रिकॉल हमारा तेज हो, अपने कॉन्सेप्ट को हम तेजी से लगा पाए। यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि वही सवाल आएगा तो ही आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है। सवाल नया आएगा तो भी आप करोगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बेसिक्स तो वही है। बट आइडिया यह है कि जितना आप इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, आप उतना ही एफिशिएंट बनोगे। जैसे कोई डॉक्टर होता है, आप बोलते हैं कि ये डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। क्यों बोलते हैं? एक्सपीरियंस का फायदा क्या होता है? डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस होता है तो डॉक्टर बहुत जल्दी चीजों को सही डायग्नोसिस कर लेता है, राइट? एक्सपीरियंस का ये फर्क होता है। मेरा एक मित्र था, है अभी, बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड है। व्हाट हैपेंड, सडनली उसके नी में थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ, सीढ़ी पे चढ़ते हुए नी में पेन शुरू हुआ। तो अब नी में पेन को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, हम लोग की एज में अभी कि नी पेन कौन बहुत बड़ा इशू है, यंग है अभी, तो उसको दर्द होने लगा। देन ही टुक सम मेडिकल, दवा ली उसने, ऐसे ही दर्द की, बट वो ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो ही वेंट टू ए डॉक्टर, एंड व्हेन ही वेंट टू ए डॉक्टर, द डॉक्टर सेड कि यार ना मेरे को इसमें आपका पेट स्कैन कराना है। पेट स्कैन कैंसर के लिए होता है। अब उस डॉक्टर के दिमाग में ये क्यों आया, नोबडी नोस। यूजुअली नी पेन में डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपको, नी पेन है नॉर्मल यार, ठीक है, तो नॉर्मली डॉक्टर दवा देके छोड़ देंगे, बट डॉक्टर को था कुछ एक्सपीरियंस, उसने बोला कि मेरे को ये टेस्ट करा दो बस। वो घबरा गया कि सर ये पेट स्कैन क्यों करा रहे हो, तो कैंसर का होता है, इसका बस करा लो, सेटिस्फैक्शन के लिए करा लो। तो एंड देयर वाज अ कैंसर, वेरी अर्ली स्टेज कैंसर। नाउ हाउ दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, राइट? उसने पहले ऐसे केसेस देखे होंगे कि नॉर्मल नी पेन में इस तरह का कैंसर निकला, तो टू रूल आउट दैट डाउट उसने कहा करा लो टेस्ट। अब वो मेरा मित्र कहता है कि यार उस दिन अगर मैं उस डॉक्टर के पास नहीं होता, किसी और के पास होता ना, तो मेरी जिंदगी शायद मुश्किल हो जाती, क्योंकि जितना लेट डिटेक्शन होता, अभी ही इज डूइंग फाइन, फिर कीमोथेरेपी वगैरह हुई, वो ठीक हो गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। दिस इज व्हाई वी आर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका एक्सपीरियंस हो जाए।
तो एक्सपीरियंस होने से क्या होगा कि आप जब नया सवाल भी थोड़ा सा देखिएगा तो यू विल बी एबल टू डायग्नोज इट बेटर, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको लगा के तो देख लें, जो पढ़ा हो उसको अप्लाई करके तो देख लो, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के वो चीजें फिर आप लगाना नहीं सीख पाते हो। 200 मीटर की एक रेस करा देते हैं। इस रेस में ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया है। ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। अल्टरनेटिवली अगर ए बी को स्टार्ट दे 45 मीटर का तो रेस डेड हीट में एंड होगा। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर्स? तो ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, ए रेस को 10 सेकंड से जीत जाता है, ठीक। 25 मीटर का स्टार्ट देके भी ए 10 सेकंड से जीत रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए मेरा चल रहा है 200 मीटर, बी मेरा कितना चल रहा है 175 मीटर। तो इनके समय में जो अंतर है, टाइम डिफरेंस जो है इस समय, टाइम डिफरेंस वो कितना आ रहा है 10 सेकंड का आ रहा है, यानी बी को 10 सेकंड कम लग रहा है। अगर मैं इसका टाइम बोलूं टी है तो ये टी ए प्लस 10 है, यही मतलब हुआ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिवली अगर ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे दे, यानी ये वैल्यू मैं कर दूं 155 और ये 200 ही रहे, तो कह रहा रेस डेड हीट में एंड होगी। इसका सिंपल सा मतलब हुआ इस वैल्यू को 20 कम करने से 10 सेकंड कम हो गए, बी के 10 सेकंड कम लगे। यहां से आपको पता है बी की स्पीड पता लग गई, 20 चलने में 10 लगता है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को एक बात बता दो बस कि इस केस में बी को कितना टाइम लगेगा 155 चलने में। आप कहोगे 155 बटे 2, तो यहां बी कितना लगाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77.5 सेकंड्स। यही टाइम ए को लग रहा है यहां पर 200 मीटर चलने में। 200 मीटर चलने में ए को कितना टाइम लगेगा 77.5 सेकंड। हमने ऐसा ही सवाल कल भी किया था, अगर आपको ध्यान है, सिमिलर सवाल किया था, याद है। ये भी लिखने की आवश्यकता थी नहीं, ये स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। आप कहोगे कि 20 मीटर चलने में 10 सेकंड लगते हैं, ठीक, यानी 1 मीटर चलने में आप बोलोगे आधा सेकंड लगता है। यहां से भी निकाल सकते हो कि 155 मतलब 155 बटे आधा, स्पीड मत निकालो, सीधे टाइम लिख सकते हो आप। और यहां चूंकि रेस डेड हीट में एंड हो रही है, तो जितना टाइम यहां बी को लग रहा है उतना ही टाइम ए को लग रहा है 200 मीटर चलने में, तो वो टाइम आपका कितना हो गया 77.5 सेकंड। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस, फाइन। करण अर्जुन की रेस कराते हैं, मजा आ रहा है रेस में। अभी हम लीनियर रेस देख रहे हैं, सर्कुलर नहीं, ठीक है। अभी देखो सब लीनियर रेस है, यहां से 133 से सर्कुलर रेस शुरू होगी। तो मैं सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको, बट जैसे ये सवाल करने में सर्कुलर रेस के किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही समझा देंगे, ठीक है। इसमें हमें सर्कुलर रेस के कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी, तो विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अभी वापस आ जाओ यहाँ पर, करण अर्जुन का केस रिजॉल्व करते हैं। ए की स्पीड क्या होगी यार, ए की स्पीड निकाल लो ना, टाइम तुम्हें जब बता दिया मैंने तो स्पीड निकालने में कितना टाइम लगेगा तुमको, डिवाइड करके निकालो ना बेटा। डिस्टेंस पता है तुम्हें, टाइम पता है 77.5 सेकेंड, तो स्पीड निकालने में क्या करना है तुमको, 200 को डिवाइड कर लो ना 77.5 से, निकालो आंसर, डिवाइड करके जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा। 131 सवाल देख लें। करण अर्जुन 100 मीटर की एक रेस लगाते हैं जहां करण अर्जुन को 10 मीटर से हराएगा। टू डू ए फेवर टू अर्जुन, करण स्टार्ट्स 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन ए सेकेंड 100 मीटर रेस। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं करण और अर्जुन का रेशियो लिखूं तो करण अगर अर्जुन को 10 मीटर से हराता है, 10 मीटर 10% है 100 मीटर, इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 10:9 का होगा। अब गौर से इस बात को देखना कि कह रहा है कि एक फेवर करने के लिए ये अगर 100 मीटर की दूरी है, इस रेस में क्या कर रहा है, अर्जुन तो यहीं बैठा है, करण भाई साहब पीछे चले गए। स्टार्ट यूजुअली क्या होता है कि करण यहां रहे और अर्जुन को यहां से शुरू कराए, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। यहां अर्जुन को यहीं रहने दिया, करण पीछे चला गया 10 मीटर पीछे चला गया, तो करण ने अपने लिए रेस की लेंथ बढ़ा ली है, अर्जुन के लिए कम, रिलेटिवली कम कर दी कि खुद उसको ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है। आपको बताना है इस रेस को कौन जीतेगा। तो गौर से देखो, करण को अगर मुझे 110 चलाना है मान लिया, तो इसको 10 को मैं 11 से गुणा करूं, क्योंकि करण को यहां पहुंचने के लिए 110 चलना है। इसको 11 से अगर 11 से गुणा कर दें तो ये बनेगा 110, इसको 11 से गुणा करें तो ये वैल्यू होगी 99। तो जब ये करण यहां पहुंचेगा तो अर्जुन यही है, अभी 1 मीटर पीछे, 99 ही चला है, तो अभी भी करण अर्जुन को हराएगा 1 मीटर से।
करण बीट्स अर्जुन बाई 1 मीटर। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया सवाल? कोई तकलीफ है तो बता दो, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। आप कहोगे सर आपको ये पहले से कैसे पता कि करण ही एंड में पहुंचेगा? नहीं पता था। अगर मैं इसको गुणा करता और ये वैल्यू मेरी मान लिया ऐसी आती कि ये 100 से ज्यादा आ जाती, तो मैं कहता मैंने गलत किया है, मुझे अर्जुन को 100 बनाना है फिर पहले। ऑलराइट, क्लियर और नॉट? तो इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट कि भाई चलो इसको बना के देखते हैं 110। अर्जुन अगर पीछे है तो मतलब हारा है। अगर अर्जुन इस समय 100 से ऊपर निकल जाता है मतलब अर्जुन तो पहले ही पहुंच गया है इससे, तो हम पहले इसको 100 बना के फिर देखते हैं कितना पीछे। दैट इज सिंपल रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है? ये सवाल देखिए 132। दो कार हैं पी और क्यू, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दो स्ट्रेट रोड्स हैं और वो राइट एंगल यानी समकोण पर इंटरसेक्ट करती हैं। पी पास करता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रोड के और क्यू 50 किलोमीटर लगते हैं। क्यू हैज स्टिल टू ट्रेवल 50 किलोमीटर टू रीच इट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कार्स ड्यूरिंग दिस जर्नी? अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल समझिएगा, ये दो रोड से मान लिया और ये 90 डिग्री का मसला है यहाँ पर। ओके, 90 डिग्री का मसला है यहाँ पर। पी और क्यू दो कार हैं, यहां से लेट से पी ऐसे आ रही है और क्यू हमारी ऐसी आ रही है। इसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे और ये हमारी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल क्या कह रहा है कि जब P मेरा यहां से गुजरेगा तो Q के पास, Q को अभी 50 किलोमीटर चलना है यानी Q को 2 घंटे और लगेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? 50 किलोमीटर अगर है तो मतलब 2 घंटे और लगने वाले हैं Q को। हमसे कह रहा है कि बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्स के बीच की क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों कारों के बीच की दूरी ये है, जो कि समय समय पे बदलेगी। जैसे P जब मेरा यहां होगा तो उस समय Q लेट से मेरा यहां पहुंचा है अभी, तो जो इनके बीच की दूरी होगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट? तो ये दूरियां क्या होंगी? दे विल कीप ऑन चेंजिंग। तो ये शॉर्टेस्ट कब होगी हमें बताना है। कई लोग कहेंगे जब P यहां से गुजरेगा और ये 50 किलोमीटर पीछे 50 लगा देते हैं। 50 तो कहीं आंसर में ही नहीं है, ठीक? 50 तो कहीं आंसर में ही नहीं है, कैसे लगाओगे? कोई बताएगा सवाल को कैसे किया जाए? थोड़ा सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब एनीबॉडी? अब मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। जैसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, आप मेरी बात को सुनना बस। शुरू की पोजीशंस मैंने बना दी हैं। शुरू की पोजीशंस क्या है? ये और ये है, ठीक है? अब गौर से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दूरी यहां से यहां तक, लेटस से मैंने बोला कि ये दूरी मेरी 2x की दूरी है फॉर एग्जांपल, ये दूरी किसके बराबर होगी? x प्लस 50 किलोमीटर। कैसे लिखा? क्योंकि जितनी देर में ये 2x चलेगा उतनी देर में ये x चलेगा। 2 घंटे और लगेंगे इसको, ये भी दिया सवाल में। 50 किलोमीटर और है रीच करने के लिए, यानी ये x प्लस 50 है। जब ये 2x है तो x प्लस 50। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि तभी तो ये जितने टाइम में ये 2x चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड दुगनी है, जितनी देर में 2x चलेगा उतनी देर में ये आधी स्पीड से x चलेगा और 50 और बाकी है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी x प्लस 50 है और यहां से यहां तक की दूरी 2x है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? बोलो हाँ, क्लियर हो गया। अब मैं एक बात आपको बोलूंगा कि इनके बीच की दूरी फिर है कितनी x के टर्म्स में, क्योंकि मुझे निकालना है कम से कम। पहले मैं देखूं x के टर्म में वो दूरी कितनी है। तो आप कहोगे पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये आएगी पाइथागोरस से 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 2500, यानी 5x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 2500।
5 में कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 500। क्या ये डिस्टेंस की वैल्यू हुई, डिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब मुझे इस वैल्यू को मिनिमम करना है, मतलब कम से कम करना है, बिकॉज पी क्यू की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है। मुझे इस वैल्यू को क्या करना है बेटा, मिनिमाइज करना है। ठीक है, कैसे मिनिमाइज करूंगा मैं, तो आप कहोगे इसको मैं 5 लिखता हूं और अंदर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं इसको अंदर लिखने जा रहा हूं x प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, और मैं इस वैल्यू को लिखने जा रहा हूं 400। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यस यस और नो। कोई भी तकलीफ है तो बोल देना कि हाँ समझ में नहीं आया। अब आप मेरे को बताओ कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये वाला टर्म 0 हो जाए। भाई एक्स पे डिपेंडेंट है, ये टर्म 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, बट ये 0 हो सकता है। ये वैल्यू 0 हो जाए, एक्स माइनस 10 हो जाए। क्लियर, एक्स अगर माइनस 10 हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो गई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये 400 है और ये 5 है, तो जब मिनिमम की बात करूंगा तो मैं इस डब्बे को 0 बना सकता हूं, मैं इस डब्बे को 0 बना सकता हूं, बना दो 0। आपको क्या सर, लेकिन एक्स माइनस कैसे हो सकता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन एक्स एक्स माइनस 10 का मतलब समझ रहे हो आप क्या हुआ। हाँ ठीक है, एक्स डिस्टेंस है, मेरी बात सुनो पहले, एक्स आपका डिस्टेंस है, वो बात मेरे को समझ में आई। तो यहां पर जब आप इस तरह का सिस्टम बनाते हो तो प्लस और माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। द मीनिंग ऑफ दिस कि आपने इस दिशा में जो इसका मूवमेंट माना है वो इस दिशा में मान लो। क्लियर है कि नहीं, वो मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो वो एक्स माइनस 10 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एज्यूम किया ना कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अगर एक्स हमारा नेगेटिव हुआ, राइट, तो डायरेक्शन चेंज होता है बस, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना, आप बस इस एक्सप्रेशन को देखो। ये 5 है, 0 बनाया है, 400 है, तो आपको जो पी क्यू की डिस्टेंस है, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं, वो 400 इंटू 5, 5 इंटू 400 का स्क्वायर रूट बनने वाली है, तो ये वैल्यू हमारी 20√5 हो गई। तो बढ़िया सवाल है, मतलब ये सवाल मिनिमम मैक्सिमा यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण को लिंक किया है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, बट घबराना नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, बिना किसी खास लॉजिक के सवाल हो जाएगा। ये क्या कह रहा है आपसे, जरा सवाल देखिएगा कि ये टियर 1 2023 में आया सवाल। हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दो रनर्स है मेरे पी और क्यू, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, 500 मीटर का ट्रैक है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 6 और 10 की स्पीड से। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, राइट। फिर कह रहा है कि जब ये मिलेंगे तो ये उस समय मिलने के बाद, जैसे ये स्पीड मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो आप गौर से देखना, ए से यहां पहुंचेगा, फिर इसको आगे जाना चाहिए ए से, बट कह रहे हैं मिलने के बाद स्पीड क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो इधर बी से आना था वो बी से नहीं आएगा, ए से आएगा, और जो इधर ए से जाना था वो ए से नहीं जाएगा, बी से जाएगा। तो बताना है कि हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। दोनों साथ में पहुंचेंगे बेटा। तुम बताओ, एक समय टी टाइम लगा, टी टाइम में ये यहां से यहां आया और ये यहां से यहां आया, फिर स्पीड जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, लग रहा है रिवर्स प्ले हो रहा है। मतलब पहले दोनों यहां आए, ये यहां से यहां आया, फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि रिवर्स प्ले हो रहा है। तो रिवर्स प्ले होगा तो टी टाइम में वापस पहुंच जाएंगे, दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे वापस। तो ये 6-10 का कोई मतलब नहीं था, 500 मीटर लेंथ का भी कोई मतलब नहीं था। आपसे बोलते कि एक सर्कुलर ट्रैक है, दो स्पीड्स हैं, उसकी स्पीड ए मीटर पर सेकंड और बी मीटर पर सेकंड है, या पी मीटर पर सेकंड और क्यू मीटर पर सेकंड है। वो जब मिलेंगे, मिलने के बाद वो रिवर्स को स्पीड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर वो स्पीड को एक्सचेंज करेंगे तो इट्स लाइक ए रिवर्स प्ले। तो क्या होगा, टी टाइम में वो रिवर्स प्ले होके वापस पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर, है ना। एक तरह से यही हो रहा है ना, कि जैसे तुमने इसको यहां से यहां लाया और फिर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उल्टी स्पीड, उल्टी स्पीड। तो दोनों सेम समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं सोचनी है यहाँ पर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात, ओके, क्लियर है कि नहीं, यस। अब ये जो सवाल है 134 नंबर का, इसको करने के लिए थोड़ा सर्कुलर रेस हमें पढ़ना पड़ेगा। तो भी आज नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट है अगर आज के प्रश्न में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और टोटल इसमें हमारे पास सवाल कितने हैं, एक मिनट, 142 क्वेश्चन हैं। अच्छा, यानी 7-8 सवाल बाकी हैं।
92 और 2 सवाल जो हैं तो एक क्लास और लगेगी, इसमें हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, 132 क्वेश्चन ठीक से नहीं आया तो इसको घर पे एक बार जाके आरती जी समझना मैंने क्या बताया, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण के ज्ञान का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद वो आपको भी नहीं पता, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें मिनिमम मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करें। ओके, क्लियर? ठीक है, सो आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। आशु जी को सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट। In this question, we will take zone 2, which is 12 kilometer instead of 30 kilometers. ओके, हाँ तो एक मिनट, बच्चा सही बोल रहा है। एक मिनट। 18 kilometer from point A developed some problem in the engine and become 4/5. As a result, the car reached 45 minutes late. The engine had developed same problem after traveling 30 kilometers from A. सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। 18 किलोमीटर पॉइंट, ये 12 होना चाहिए, लड़का सही बोल रहा है। ये जो भी सवाल मैंने कल कराया, सवाल गलत है, गलत सॉल्व कराया मैंने, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है ना, एक मिनट, मिस्टेक हुई है कि पहली प्रॉब्लम ए से 18 की दूरी पर आई है, दूसरी प्रॉब्लम ए से 30 की दूरी पर आई है, तो ये जो गैप है ना जिसपे ये वैल्यू है, ये 12 किलोमीटर की ही है। और अगर ये 12 किलोमीटर की वैल्यू है तो यहां पर जो मैंने लिखा है ना कि ये 1 यूनिट 9 मिनट के बराबर है, तो ओरिजिनल जो टाइम है वो 36 मिनट का है। यहां पर 12 किलोमीटर को चलने में 36 मिनट लग रहे हैं, तो जो स्पीड निकल के यहां से आएगी वो 20 आएगी, 20 kmph। 20 यहाँ दिया हुआ है, तो अभी देखते हैं डिस्टेंस कितनी आ रही है। अगर डिस्टेंस 90 आएगी तो 90 लगाएंगे, नहीं आएगी तो नन ऑफ दीज होगा। फिर दूसरे कैलकुलेशन में जाएंगे, और दूसरी कैलकुलेशन में जो हम गए थे तो यहाँ पर हमने टाइम निकाला था कि पहले केस में 45 मिनट लेट थी गाड़ी, और अगर गाड़ी 45 मिनट लेट थी तो हमने ये निकाला था कि 4 यूनिट हमारा 180 यानी 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी फुल स्पीड से यहां से लेके अंत तक की दूरी को चलने में 3 घंटे लगते हैं। तो 18 चल चुका है प्लस 20 की स्पीड से 3 घंटे, तो टोटल 78 किलोमीटर की दूरी आएगी। तो ऑल्दो आंसर नन ऑफ दीज हो रहा है अभी भी, लेकिन पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो गलत था, क्योंकि मैंने 30 को पूरा कंसीडर कर लिया। यहाँ पर 30 नहीं लेना है, ये 30 नहीं है, ये 18 के बाद 12 और है, तो ये 12 होगा बस। स्पीड 20 आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आएगी, और जो दूरी टोटल आएगी वो 78 किलोमीटर आएगी। तो ये थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा गड़बड़ी इसमें थी। ठीक है, धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। Do you know, sir, during your absence, some student thought that you are getting married. Okay, sir. I'm already married. I have a cute daughter. So do not think that I'm going to marry second time. At least think something else. So think like I'm in Switzerland having holidays. All right. So I cannot marry twice, obviously. हाँ जी, समझे कि नहीं? तो थोड़ा कुछ और अच्छा सोचा करो, ठीक है? बार बार शादी कौन करेगा भाई? जी हाँ जी, मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़ाएंगे जब द्विघात समीकरण आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा तो पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, हाँ आज की क्लास खत्म हो गई है। प्लीज क्लास बीच में रुक रही है, क्या इश्यू आ रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ अटक रही है क्लास? क्या दिक्कत है? ओके, एक सवाल कोई और है, देख लेते हैं। नितिन भाई साहब का, ट्रेन 81 से चल रही है, 72 सेकंड लगता है बी को ओवरटेक करने में। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 36 सेकंड लगेगा क्रॉस करने में। अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन बी की लंबाई दी है, ट्रेन ए की लंबाई निकालनी है। बताओ कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है यहाँ पर? डिस्टेंस, क्रॉसिंग डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन्स जब भी क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे की लेंथ चलती हैं। यस, ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक करने में 72 सेकंड लगाती है। ओवरटेक का मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन।
तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड्स बनती हैं हमारी, यहां पर क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है। तो आप कहोगे अगर मैं एक केस में LA प्लस LB लिखूंगा, LA प्लस LB नहीं बल्कि जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनकी स्पीड का सम लिखोगे आप। जब अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक वाला मामला लिखोगे तो आप SA माइनस SB लिखोगे। ये वैल्यू 72/36 बनेगी। स्पीड रेशियो विल बी रिवर्स टाइम रेशियो। नेचुरली ज्यादा टाइम है वो ऊपर जाएगा, कम टाइम नीचे आएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां से अगर आप SA/SB कैलकुलेट करोगे बेटा, तो ये चूंकि 2/1 है और कंपोनेंट और डिविडेंडो एक बार लगाओगे तो 3/1 बन जाएगा। SA और SB का अनुपात 3/1 आ गया। अब गौर से आपको क्या देखना है यहां पर कि दोनों की स्पीड्स का अनुपात मैंने निकाला है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की लंबाई मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहां पर दो चीजें जो आपको पता है, क्योंकि अगर ये स्पीड 81 है तो ये स्पीड कितनी आ गई, 27 आ गई। ठीक है, अब पहली इक्वेशन बना लो आप जिसमें ओवरटेकिंग हो रही है, तो रिलेटिव स्पीड 81 माइनस 27 बनेगी। 81 माइनस 27 कितना हुआ, 54। 54 की स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इतना मीटर पर सेकंड बनेगा। 72 सेकंड में कितनी दूरी चली गई, ये सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ये आप लिखो LA प्लस LB, और LB की वैल्यू आप कह रहे हो 600 मीटर ऑलरेडी है। 18 तिहाई 54 हो गया, 5 तिहाई 15, 15 को 72 से आपको गुणा करना है। ठीक है, L की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो आप। तो 72 पंजे 360, तिहाई 1080 हुआ। 1080 में मैं 600 घटाने जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी 480 आ गई। तो आंसर का 480 आपका करेक्ट होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा 480। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब सवाल में ऐसा कुछ खास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्लास डेली है, अभी बीच में दिवाली है निशा जी, तो दिवाली में तो यार छुट्टी करनी पड़ेगी ना। मैं घर जाऊंगा दिवाली में, दिवाली में ही घर जाता हूँ बस। और हमारे यहाँ क्या है, नेट नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है, गाँव में इंटरनेट का बहुत इशू है, तो थोड़ा सा गैप है दिवाली की वजह से। ठीक है, तो रिवाइज करो आप अच्छे से उसमें। ये त्योहार तो काफी जोर शोर से मनाता है, हर कोई दूर देश दुनिया से घर आता है अपने। हाँ जी, ठीक है, तो आप कभी भी जब भी कोई गैप मिले आपको तो उसको अच्छे से यूज करिए। प्रॉब्लम ये होती है कि आप गैप को बर्बाद करते हो, वो नहीं करना। अच्छे से रिवाइज करो, जितना रिवीजन करोगे उतना बढ़िया आपका कमांड बनेगा। सवालों को दोबारा लगा लो। ऑलराइट, यूटिलाइज द गैप इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाकी मौज करो। और अभी नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल है मंडे को ना, मंडे को मिलेंगे।